नमस्ते। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप शिक्षक हैं तो आज का विषय जानना जरूरी हो जाता है। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आज का विषय आपके लिए आवश्यक हो जाती है। तो वह विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज का अंश है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हर परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर 3 से लेकर 5 प्रश्न आपके लिए इस अंश से आ जाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण है यह विषय। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जानने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक जानना जरूरी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भाषा से संबंधित बेसिक जानकारी जानेंगे। ऐसा नहीं कि यह बेसिक जानकारी है इसलिए परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, एक गलत अवधारणा है। इसी के अंतर्गत आपके लिए 2018 यूपीपीएससी में पूछा गया है, पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है और कई डीएससी, अगर आप मातृभाषी तेलुगु मातृभाषी हैं तो डीएससी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए लगे रहिए, कोई भी अंश छूटे बगैर क्लास हम संपूर्ण रूप से सुनेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी अंश क्यों ना हो, कोई भी क्लास क्यों ना हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, आपके लिए पहले माइंड मैप होना जरूरी है। आज हम माइंड मैप इस ग्लास बोर्ड पर लिखते हैं, वही आज के इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ध्यान से लगे रहिए। भाषा से संबंधित अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और परिभाषा। तो हमारा विषय व्याकरण होने के नाते भाषा विज्ञान से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी ही यहाँ पर दी जाएगी। परिभाषाएं बहुत सारे हैं, उनके बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। केवल अर्थ और एक वाक्य में उसको परिभाषित करना है, भाषा शब्द को, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों, भाषा से संबंधित रूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ स्वरूप के बारे में और भाषा की विशेषताएं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। और अंतिम में उत्पत्ति, भाषा कैसे उत्पन्न हुई है, इसके बारे में भी हम जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। पहले तो उत्पत्ति के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अंतिम में बताया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि बाकी के जो अंश यहाँ पर लिखे जा चुके हैं इनकी तुलना में यह कम महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए अंतिम में रखा गया है। दोस्तों, जब भी हम अंश पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे लोग या आप जैसे लोग, तो बीच बीच में आने वाली यानी श्याम पट पर नहीं लिखे जाएंगे सारे अंश। जो यहाँ से मुंह से निकलते हैं उन अंशों को भी ध्यान में रखना जरूरी पड़ जाती है। और एक बात कह दूं वीडियो से पहले ही, अंत तक जरूर देखें और श्याम पट पर पूर्ण रूप से लिखाई नहीं देगा। यहाँ पर केवल मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ही यहाँ पर लिखा जाएगा। अर्थ, भाषा, तो यह भाषा हमारे मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान के द्वारा प्राप्त की गई अनोखी चीज़ों में से एक है भाषा।
तो भाषा के बारे में उसके अर्थ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा जो है यह भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। भाषा शब्द भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। तो प्रश्न उठेगा कि आपके मन में भाष धातु किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा से संबंधित है। सभी भाषाओं की जननी जो कहलाती है, हमारे भारतीयों के लिए जो पवित्र भाषा के रूप में हम देखते हैं, जैसे गायत्री मंत्र को जितना पवित्र माना जाता है, सभी भाषाओं में संस्कृत को उतनी पवित्रता सौंप देते हैं हम। भाष धातु से उत्पन्न हुआ है भाषा शब्द। भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना या व्यक्त करना। बोलना, कहना आदि भी लिख सकते हैं। मुख्य रूप से इन शब्दों को ध्यान में रखिए। स्वाभाविक है कि क्या प्रकट करना, क्या व्यक्त करना, इस तरह का प्रश्न भी आपके मन में आया होगा। तो उसका उत्तर है भाव या विचार या इच्छाएं। तो ये हुई बात। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर भाषा को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं आसानी से, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस साधन का या जिस माध्यम का प्रयोग में लाया जाता है, उस साधन को, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इतना सारा है। आसान भाषा में अगर जानेंगे तो हम कह सकते हैं भाषा के संबंध में व्यक्ति अपने भावों को या विचारों को या इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, उस साधन को भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई बात भाषा के अर्थ के संबंध में। इसी को घुमा फिराकर कहते हैं, उदाहरण के रूप में व्यक्ति के विचारों का विनिमय करने का साधन, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। तो थोड़ा बहुत मसाला डाल के कह देंगे। तो ये हुई बात भाषा के अर्थ के संबंध में। और दूसरा बिंदु माइंड मैप के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि भाषा के रूप, स्वीट महोदय के परिभाषा क्यों ना हो, भाई योगेंद्र जीत की भाषा की परिभाषा क्यों ना हो, ये सभी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से शॉर्ट में ही बताया जा रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भाषा के रूप, ये रूप स्वरूप, भाषा के रूप अलग हैं, भाषा के स्वरूप अलग हैं। जो रूप होता है वह निश्चित या
स्थिर रहता है, यानी परिवर्तन नहीं होगा। उस अर्थ में रूप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर परिवर्तन होगा उस संदर्भ में स्वरूप शब्द को प्रयोग में लाते हैं। तो ये हुई बात रूप स्वरूप। रूप हमेशा एक ही रहेगा, यानी भाषा के जो भी रूप हम यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं वे स्थिर रहेंगे, नहीं परिवर्तन नहीं होंगे। लेकिन भाषा के जो स्वरूप कहते ही तो भाषा में आने वाले परिवर्तनों के बारे में चर्चा की जाए। तो अब हम देखेंगे भाषा के संबंध में रूप कितने हैं। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, छोटे मोटे परीक्षाओं में, भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? उत्तर जो है 2 ही रूप हैं। कुछ लोग तीसरा रूप भी मानते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों को ही आप ध्यान में रखना होगा। तो पहला रूप है मौखिक। कौन सा रूप है पहला? मौखिक रूप है। और दूसरा जो है लिखित। परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, लेकिन एडिशनल के रूप में यहाँ पर आपके लिए सांकेतिक तीसरा रूप भी दिखाई दे रहा है। तो पहले जान लीजिए रूप क्या कहा मैंने? परिवर्तन नहीं होगा। तो मौखिक रूप जो है भाषा का हमेशा मौखिक ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। लिखित रूप उसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा। सांकेतिक रूप उसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा। भाषा के रूप स्थिर रहते हैं, ये तीनों ही स्थिर हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। अब मौखिक, लिखित, सांकेतिक क्या है? इनमें कौन सा सबसे सरल रूप है? इनमें कौन सा शाश्वत रूप है? इनमें कौन सा क्षणिक रूप है? इनमें सबसे कौन सा रूप आसान है? कौन सा रूप कठिन है? आदि संबंधी प्रश्न आपको परीक्षाओं में विकल्प के रूप में, यानी भाषा से संबंधित गलत अवधारणा, भाषा से संबंधित सही अवधारणा, सही विकल्प, इस तरह के प्रश्नों में पूछे जाएंगे, इसलिए जानना बेहद जरूरी है। कठिन अंश नहीं भाई, जो भी सरल है उनमें से ही कुछ कंफ्यूज भ्रम पैदा करके आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसीलिए छोटा सा अंश भी क्यों ना हो, ध्यान से सुनना होगा। जो भी विषय हमारे लिए हमारे ज्ञान से परे है, उस अंश को या उस विषय को नोटबुक में लिख लीजिए। तो पहले मौखिक क्या है, लिखित क्या है, सांकेतिक क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले शब्दों के संबंध में मैं यहाँ पर व्याकरण के प्रत्येक प्रकरण में जा रहा हूँ, केवल सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट के लिए। तो मौखिक, मौखिक जो शब्द है मुख प्लस इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। सांकेतिक जो शब्द है संकेत प्लस इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो ध्यान देने की बात यह है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इक प्रत्यय के साथ साथ और 5-6 प्रत्यय हैं। मूल शब्द में ये 5-6 प्रत्यय जुड़ने पर पहले अक्षर में परिवर्तन आ जाएगा। प्रत्यय में हमेशा पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। तो ध्यान से सुनिए, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी प्रत्येक प्रकरण में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अंश ही बताए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिए। तो इक प्रत्यय जुड़ने पर पहला अक्षर अगर उकारांत या ओकारांत होगा तो औ में बदल जाएगा। उदाहरण के रूप में यहीं पर उ जो है औ हो जाएगा।
मौखिक हो जाएगा। ऊ ही नहीं, ओ आने पर भी औ ही बन जाएगा। उदाहरण के रूप में लोक प्लस इक, तो क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। यह हुई बात इक प्रत्यय जुड़ने पर उ या ओ से संबंधित जानकारी। अगर अकारांत शब्द है, पहले वर्ण में इक प्रत्यय जुड़ा है, तो यह अकारांत आकारांत में बदल जाएगा। और एक उदाहरण के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे, समाज प्लस इक क्या होगा? सामाजिक होगा। शरीर प्लस इक शारीरिक होगा। धर्म प्लस इक धार्मिक हो जाएगा। इस तरह अकारांत शब्द आकारांत हो जाएगा, ओकारांत शब्द औकारांत हो जाएगा, उकारांत शब्द औकारांत हो जाएगा। इसी तरह इतिहास प्लस इक क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। तो ये हुई बात, अगर पहला अक्षर इकारांत होगा तो ऐकारांत में बदल जाएगा। तो अब बस यही जानकारी ध्यान में रखिए। प्रत्यय प्रकरण में संपूर्ण रूप से और कौन से प्रत्यय हैं जिनके मूल शब्द में जुड़ने पर कौन से परिवर्तन आ जाएंगे, तो उस प्रकरण में, उस क्लास में संपूर्ण रूप से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो फिर वापस लौटिए, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, है ना। मौखिक जो रूप है वह सबसे आसान है। तो सबसे कठिन कौन सा होगा? कुछ लोग लिखित समझते होंगे, लेकिन गलत है। अगर ऑप्शंस में तीनों दिए जाएंगे तब सबसे कठिन रूप सांकेतिक होगा। अगर सांकेतिक विकल्प में से नहीं है, विकल्प में नहीं दिया गया है, तो तब हम लिखित को मौखिक की तुलना में कठिन लिख सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। जो भी विकल्प दिए जाएंगे उन विकल्पों में से हमको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अगर बाय हार्ट करके यहाँ पर सांकेतिक कठिन, सांकेतिक कठिन, सांकेतिक कठिन, अगर ऐसी सोच रखकर हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भ्रम में डालना बहुत आसान हो जाता है जो पेपर सेटर को। तो इसलिए विकल्पों में से सही को चुनना पड़ेगा, विकल्पों में से बेहतरीन विकल्प को चयन करना होगा। तो भाषा का वह कौन सा रूप है जो सबसे आसान या सरल है और क्षणिक है, तो हम मौखिक रूप को चुनना चाहिए। और भाषा का वह कौन सा रूप है जो सभी के लिए कठिन है, तो सांकेतिक को चुनना पड़ेगा। अब बात आ जाती है लिखित की। तो लिखित को आसान लिखें या कठिन लिखें, सरल लिखें या कठिन लिखें? तो आंसर यही है, लिखित रूप जो है, जो भी लोग साक्षर हैं अर्थात पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनके लिए भाषा का लिखित रूप कैसा होगा? सरल होगा। अगर वही भाषा का लिखित रूप अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, यानी निरक्षर हो, तब अशिक्षित लोग हो, तब उनके लिए यह भाषा का रूप कठिन हो जाएगा। तो ये हुई बात। विकल्पों को ध्यान से पढ़ना होगा, बाद में ही उत्तर करना होगा। तो ये हुई बात। अब बताइए, क्षणिक मौखिक रूप है, तो यह लिखित रूप कौन सा होगा? ठीक इसके विपरीत शाश्वत, स्थायी भी कह सकते हैं। व्याकरण की कुछ कुछ गलतियां हो सकते हैं, लिंग संबंधी क्यों ना हो, और यहाँ पर ये मानक हिंदी से संबंधित कुछ त्रुटियां भी हो सकते हैं मेरे भाई, ध्यान मत दीजिए। तो लिखित रूप जो है यह कठिन है। अब बताइए, अगर सांकेतिक नहीं है तो कठिन कौन सा रूप है? लिखित है। किनके लिए?
अशिक्षित लोगों के लिए। शिक्षित लोगों के लिए सरल है, आसान है। स्थायी है या अस्थायी है? स्थायी है। तो इसके बारे में हम अब कुछ 3 मिनट में संपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों मौखिक भाषा सरल है? क्यों सांकेतिक भाषा कठिन है? ऐसा ही क्यों? मैं कहूंगा मौखिक कठिन है, सांकेतिक सरल है, ऐसा नहीं। तो जान लीजिए, मौखिक अभी अभी हमने जानकारी प्राप्त की, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, चाहे बड़े क्यों ना हो या बूढ़े छोटे बालक क्यों ना हो, चाहे पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे अमीर क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, चाहे बस्ती में रहने वाला क्यों ना हो, चाहे गांव में या नगर में रहने वाला क्यों ना हो, सभी के सभी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं वह है भाषा का मौखिक रूप, क्योंकि इसके लिए शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यह सबसे आसान है। अब बताइए सांकेतिक भाषा क्यों कठिन है? सांकेतिक भाषा इसलिए कठिन है, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, वहां पर रेड यानी लाल रंग की बत्ती आपको दिखाई दी है, तो आप क्या करेंगे? आप वाहन में जा रहे हैं, कानून का पालन हर किसी को भी करना ही पड़ेगा, तो आप रुक जाएंगे, सड़क पर रुक जाएंगे। अगर मान लीजिए यही उदाहरण, यही लाल बत्ती अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, मेरा फेवरेट आर्मी इंडियन आर्मी, आप सभी का भी होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले एकमात्र वर्ग आर्मी है, और कई सारे हैं लेकिन इनकी तुलना में बहुत कम हैं। जैसे कोरोना के टाइम में आजकल जो डॉक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस हैं, तो इनकी और म्यूनिसिपालिटी से संबंधित स्वच्छ भारत के अभियान में जुड़े हुए जो भी कार्मिक लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उन सभी का ऋण भी हम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इंडियन आर्मी की तुलना में सभी कम ही हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, कमरे में सो रहे हैं या कोई एक कैंप में बैठे हुए हैं, तो रेड लाल रंग की बत्ती जली है, तो क्या आप ऐसे ही रुक जाएंगे या बंदूक हाथ उठाएंगे? इसमें दो राय नहीं है। जीत के लिए जिद होती है, इसलिए तुरंत आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे जीत के लिए, युद्ध के लिए। तो इस तरह सांकेतिक भाषा में यही दिक्कत आ जाती है। अर्थ अनर्थ होने की संभावना अधिक होने के कारण इसको जानना बहुत कठिन हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर क्लास लैंग्वेज में कहा जाए तो सांकेतिक भाषा का सांकेतिक रूप वह रूप है जो एक संदर्भ में दिया गया अर्थ दूसरे संदर्भ में या दूसरे परिप्रेक्ष्य में बदल जाएगा। अर्थ अनर्थ होने की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए सांकेतिक भाषा जो है कठिन कहलाएगी। और क्षणिक स्थायी, ये क्या होता है? मौखिक भाषा क्षणिक होती है, अर्थात हम अपने मुंह से कहे गए वाक्य या शब्द हवा में ही गायब हो जाएंगे। लेकिन लिखित भाषा जो है, अगर आप श्यामपट्ट पर लिखें या पेपर्स में लिखें, अगर नोट्स में लिखें, तो वह कुछ स्थायी रूप होने की संभावना बनी रहती है।
तो मौखिक की तुलना में लिखित भाषा अस्थाई नहीं होगी, स्थायी होगी। तो विकल्पों में इसी तरह पूछा जाएगा। मौखिक की तुलना में लिखित भाषा अस्थायी रूप होती है। तो हम बिगिनिंग में जो शुरुआत में मौखिक पढ़ दिया और अंतिम में अस्थायी सही है समझते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा। ये हुई बात भाषा के रूप के संदर्भ में। आगे हम देखेंगे भाषा के स्वरूप। भाषा के संदर्भ में स्वरूप भाषा के स्वरूप के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। भाषा के ये रूप स्थिर रूप कहलाएंगे। तो आपको आसान से समझ में आने के लिए रूप की जगह प्रकार लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। और स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए निश्चित संख्या नहीं है। एक पुस्तक में 3 दिया जाएगा और एक पुस्तक में 5 दिखाई देंगे। तो इस तरह इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन जितने भी हैं, 3 हैं या 5 हैं या उससे अधिक हैं, उन सभी के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछने की संभावना भी है। इसीलिए आपको ध्यान से जानना होगा। स्वरूप के अंतर्गत मातृभाषा, पहला, और दूसरा जो है संपर्क भाषा, तीसरा जो है राजभाषा, चौथा जो है राष्ट्रभाषा, अंतिम जो है बहुराष्ट्रीय भाषा। इसके अलावा परीक्षा में पूछने की संभावना है और पूछे भी गए हैं बोली। यह कुछ लोग रूप के अंतर्गत ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा ही दे रहा हूँ। मुख्य रूप से तो यही है बोली और साहित्यिक भाषा, और मानक भाषा, टकसाली भाषा, आदर्श भाषा, सुधरी भाषा, व्याकरणिक भाषा। इन सभी के बारे में बहुत भ्रम की बात नहीं है। एक बार सुनोगे तो जिंदगी भर याद आ जाएगा। तो केवल एक एक वाक्य में ही बता रहा हूं। केवल ये स्वरूप के बारे में एक वाक्य जो गनशॉट है। जितने भी आप इसके बारे में पूछे जाएंगे तो उस बिंदु पर ही निर्भर रहेगा। तो जरूर से अच्छी तरह ध्यान से सुनिए मेरे भाई। मातृभाषा, मातृभाषा कहते ही सभी को पता होगा बाल्यकाल, यानी बाल्यकाल में अपने माता पिता द्वारा, अगर माता पिता नहीं है तो समाज के द्वारा जिस भाषा को हम सीखते हैं वह भाषा मातृभाषा है। तो बाल्यकाल, मातृभाषा, 2 शब्द आपको दिखते ही आपके दिमाग में याद आनी चाहिए, स्मरण आ जानी चाहिए। बाल्यकाल में अपने माता पिता के द्वारा, अगर माता पिता नहीं हैं तो अड़ोस पड़ोस या समाज के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा। सिंपल सा आसान सा वाक्य है, समझ में आ चुका
होगा। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा का मतलब होता है एस या सी। एस का मतलब होता है स्टेट, सी का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही, कंट्री। तो एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर वहां के व्यक्तियों से अपने विचारों को व्यक्त करें, उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। ये हुई बात, यानी केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा संपर्क भाषा। अपने राज्य से हटके, अपने देश से हटके, ओके। और राजभाषा, राष्ट्रभाषा। यहाँ पर संपर्क भाषा के बारे में एक वाक्य मैं जोड़ना चाहता हूं। संपर्क भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में होगी, राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में उभरेगी, दोनों एक ही हैं। तो ये हुई बात। और राजभाषा, राष्ट्रभाषा दोनों एक समान मानते हैं कुछ लोग, बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए कह रहा हूं। राजभाषा जो है केवल काम काज के लिए, किस काम काज के लिए? सरकार के जो भी कार्यालय होते हैं, सरकार की जो भी ऑफिस होती हैं, वहाँ पर प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा है। सरकारी कामकाज कहते ही आपके मन में क्या आनी चाहिए? राजभाषा। आप ही प्रश्न कर लीजिए, सरकारी कामकाज कहाँ पर होते हैं? रेलवे में, बैंकों में, डाकघरों में, न्यायालय में। तो इन सभी की भाषा कौन सी होगी? राजभाषा। यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, न्यायालयी भाषा के शब्द और उसके अर्थ में डैश होती है? निश्चितता या अनिश्चितता? निश्चितता। हाँ बिल्कुल सही। तो लिखकर बता दूं आपके लिए, न्यायालयी भाषा साधारण भाषा, इसमें निश्चितता अधिक होती है मेरे भाई, यहां पर कम। कैसे? यही पूछा गया है प्रश्न। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या होती है? निश्चितता होती है। ऑप्शंस और कई सारे हैं, मैं अंत में आपके लिए पेपर रख दूं तो आप ही उत्तर कर पाएंगे या नहीं, आप ही खुद अपना ज्ञान का, इस क्लास का मूल्यांकन कर सकते हैं, कहां तक हम ज्ञान हासिल किए हैं। तो न्यायालयी भाषा साधारण भाषा के लिए अपनी ओर से मैं एक बात कहता हूं। अगर मान लीजिए मैं बाल कह दिया, बाल शब्द कह दिया, तो कुछ लोगों के मन में गेंद आ जाएगा, कुछ लोगों के मन में केश आ जाएंगे और कुछ लोगों के मन में बालक आ जाएगा। लेकिन न्यायालयी भाषा में इस तरह के कई अर्थ नहीं होंगे, केवल एक ही अर्थ होगा, यानी निश्चित अर्थ होगा। 90% निश्चित अर्थ होगा। इसीलिए न्यायालयी भाषा के अंतर्गत निश्चितता होती है। आपको घुमा फिराकर यही प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरह? भाषा का वह कौन सा स्वरूप है जिसमें शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता बनी रहती है? तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो आप राजभाषा को चयन करना होगा। और बाद में राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है संपर्क भाषा ही। कानूनी तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त
नहीं हुआ है। अगर प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ने पर ही हम उसका उत्तर दे पाएंगे। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपके लिए उत्तर होगा राजभाषा, क्योंकि लीगली राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है हिंदी को। सौभाग्य की बात यह है कि कानूनी तौर पर ना होने पर भी भारतीयों के मन में, अधिकतम भारतीयों के मन में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक छोटी सी थियरी है। कोई भी देश क्यों ना हो, उस देश में 60 या 70% की जनता अगर किसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, 70% जनता या 60% जनता, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। यह एक थियरी है। सौभाग्य की बात यह है, हिंदी को जानने वाले भारत में लगभग 84% होने के कारण, 84% होने के कारण भारतीयों के मन में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त होना भी चाहिए। तो ये हुई बात राष्ट्रभाषा से संबंधित। और बहुराष्ट्रीय भाषा शब्द आपके लिए एक नया, कुछ लोगों के लिए नया शब्द दिखेगा, लेकिन नया शब्द नहीं है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय भाषा को ही बहुराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और यानी जिस प्रकार संपर्क भाषा में स्टेट कह दिया, वह यहाँ पर राष्ट्र संबंधित जानकारी आ जाएगी। एक से बढ़कर अधिक राष्ट्रों में बोली जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो हिंदी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विराजमान है, रहेगी हमेशा के लिए। और ये हुई बात स्वरूपों के बारे में। अब जो यहाँ बताया जा रहा है, बिट पूछने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ। बोली जो है यह स्थानीय भाषा है। लोकल लैंग्वेज कहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज को ही बोली कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, जिस भाषा के जन्म के संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है तो उसे हम बोली कहते हैं। जिस भाषा के जन्म के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो उस भाषा को बोली कहते हैं। एक इसका क्षेत्र जो है वह सीमित रहेगा, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। यह क्षेत्र में व्यापकता आ जाती है, अर्थात बोली जैसे जैसे अपने क्षेत्र को विकसित करते हुए जाती है, प्लस व्याकरण सम्मत बना लेती है, साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं उस बोली में, तो वह भाषा बन जाती है। यह हुई बात। अगर साहित्यिक रचनाएं हो तो साहित्यिक भाषा कहते हैं, व्याकरण सम्मत हो तो व्याकरणिक भाषा भी कह सकते हैं। लेकिन इन सबसे बेहतरीन अंश एक है, वही जानना जरूरी है। इन सभी को, यानी बोली के अलावा सभी यहाँ पर जो भी लिखे गए हैं उन सभी को मानक भाषा के पर्याय के रूप में लिए जाएंगे। छोटा सा अंतर होगा लेकिन मानक भाषा ही है। देखिए, मानक भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में होगी। सुधरी भाषा यानी बोली का रूप से विभाषा के रूप में, विभाषा का रूप से फिर साहित्यिक भाषा के रूप में बदल चुकी है, यानी कई स्तरों को पार करते हुए आएगी मानक भाषा, इसीलिए सुधरी भाषा भी कह सकते हैं। और व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा से अभिप्राय है
व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। शिक्षित लोगों के लिए बहुत लाभदायक उपयोगी सिद्ध होगी मानक भाषा। और आदर्श भाषा यानी जिस भाषा के अंतर्गत आदर्श रूप से प्रस्तुत की जाने वाले शब्द होंगे, उसके अर्थ होंगे, यानी समाज भी स्वीकार करेगा, उसी को आदर्श भाषा कहेंगे। यह भी मानक भाषा का पर्याय है। लेकिन पीजीटी में पूछा जा चुका है टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो टकसाली भाषा को भी मानक भाषा ही कहते हैं। तो ये हुई बात स्वरूप के अंतर्गत। मातृभाषा बाल्यकाल में माता पिता के द्वारा सीखना। संपर्क भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों के सम्मुख बोली जाने वाली भाषा संपर्क के रूप में। राजभाषा सरकारी कामकाज। राष्ट्रभाषा जो संपर्क भाषा के रूप में उभरेगी, दर्जा प्राप्त है 84%। बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और बोली सीमित क्षेत्र। साहित्यिक भाषा, सुधरी भाषा, व्याकरणिक भाषा, आदर्श भाषा, मानक भाषा, टकसाली भाषा, सभी मानक भाषा ही हैं। तो ये हुई बात स्वरूप के बारे में। अब भाषा के संदर्भ में जो भी विशेषताएं हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हाल ही में पूछा भी जा चुका है टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, डीएससी, टेट में भी आसान से अंश हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न होगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला जो है, आप अगर आपके लिए मैं 4 विकल्प दे रहा हूं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में 4 विकल्प दे रहा हूं मैं। पहला जो है, भाषा का संबंध, भाषा का संबंध मनुष्य से या व्यक्ति से होता है। दूसरा विकल्प, भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति कठिन से सरल की ओर होती है। तीसरा, भाषा का संबंध पशु पक्षियों से भी होता है। चौथा, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है या रहती है। ये हुए हैं 4 विकल्प। परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, लेकिन विकल्प 1 या 2 विकल्प मेरी ओर से जोड़ दिए गए हैं। परीक्षा में जो भी पूछा गया है वह भी यहाँ पर उपस्थित है। तो कितने लोग दूसरा ऑप्शन चयन किए हैं? मैंने कहा गलत अवधारणा। गलत अवधारणा कौन सी है इनमें से? तो दूसरा, जिसने बहुत सारे लोग दूसरा चयन किए होंगे लेकिन गलत है, और कुछ लोग चौथा भी चयन किए होंगे, यह भी गलत है। उत्तर है यह गलत है। यह साधारण रूप से हम कह सकते हैं पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह के ऑप्शन होंगे तो बाकी 3 जो है उनको समझना जरूरी पड़ जाती है।
क्योंकि बेहतरीन ऑप्शनों को छोड़कर जो कुछ कम महत्व रखता है उसको ही हम चयन करना पड़ता है। तो सुनिए ध्यान से, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है क्योंकि समाज में ही व्यक्ति रहता है, उस समाज से ही भाषा सीखी जा सकती है, इसीलिए उसका आधार भी वही है। समाज ही है, मनुष्य से संबंध रखता है, पशुओं से नहीं। तो ये गलत है, ये अंश गलत है। तो विशेषता के अंतर्गत इसको हटा देना चाहिए। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, पशु पक्षियों से नहीं। परीक्षा की दृष्टि से भाषा की जो प्रकृति होती है कठिन से सरल की ओर होती है, यही पूछा गया है परीक्षा में। सभी लोग सरल से कठिन, हमारा दिमाग जो है रट 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 के सरल से कठिन ही बता देगा, तो वही हम ऑप्शन चुनेंगे। तो ऐसा नहीं, रटने वालों में से ही मैं भी था, लेकिन जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती जाएंगी, हमारे खुद के ज्ञान को भी हम रटने के बजाय समझने पर जोर देना चाहिए। तो भाषा की प्रकृति कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा रहती है। इसका मतलब हुआ भाषा, कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसके लिए एक निर्धारित सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि फिल्मी डायलॉग की तरह आंख मूछ लो भाषा होगी, आंख खुले रहो भाषा होगी, आगे भी भाषा है, पीछे भी भाषा है, ऊपर भी भाषा है, नीचे भी भाषा। इस तरह नहीं मेरे भाई, यहाँ तो क्षेत्रीय सीमा हर भाषा के लिए होती है। ये हुई विशेषता। पूछने की संभावना है इस वाक्य को, इस विशेषता को। तो और कुछ विशेषताएं हैं परीक्षा में पूछने लायक, जो है प्रतीकात्मकता होती है, यानी भाषा अपने आप में एक चिन्ह जैसी है, इसीलिए प्रतीकात्मकता कहा गया है। अनुकरणात्मक होती है, सही या गलत? हाँ, यह भी सही है, अनुकरणात्मक होती है। छठा, भावाभिव्यंजन होती है। क्या आप कभी आपके मन में आया है भाषा का विकास किस संदर्भ में होगा, कब होगा, भाषा का पतन कब होगा? हाँ, जो भाषा का विकास, भाषा का पतन दोनों अंश संस्कृति पर निर्भर होती हैं। यानी समाज की संस्कृति होती है ना, अगर वह संस्कृति विकास के पथ पर हो तो भाषा भी विकास के पथ पर चलेगी। अगर संस्कृति का पतन हो रहा है तो निश्चित रूप से भाषा का भी पतन होगा। अर्थात अगर आप जिस भाषा को बचाए रखना चाहते हैं तो उस भाषा से संबंधित संस्कृति होती है ना, उस संस्कृति को विकास के पथ पर बढ़ाएंगे तो भाषा भी विकास के पथ पर होगी। अगर उस संस्कृति को अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से उस संस्कृति का नाश करेंगे तो स्वाभाविक बन जाता है कि वहाँ पर भाषा का भी पतन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो हमारी सब भाषाओं की रानी जो है, संस्कृत जननी है, वह संस्कृत भाषा है। अगर जर्मनी में देखा जाए तो वहाँ पर संस्कृत से संबंधित 3 विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत जो है उससे निकट संबंध मन से लगाने वाले जो हैं हम हैं, यानी अर्थात भारतीय हैं। लेकिन हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय मौजूद नहीं हैं, लेकिन जर्मनी के पास
3 या उससे अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय हैं तो इसका मतलब हुआ अपनी संस्कृति को और विकास के पथ पर ले जाने की आवश्यकता है। अगर इसी तरह हम उस भाषा के प्रति नफरत, अगर उसी संस्कृत भाषा के प्रति हम द्वेष या हिंदी भाषा के प्रति द्वेष इस तरह से हम रखेंगे तो निश्चित रूप से भाषा का पतन हो जाएगा। आशा करेंगे ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये हुई बात संस्कृति भाषा से संबंध रखता है, तो इस प्रकार की जानकारी। और आपके लिए मैं और एक जीके बिट के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। भाषा शास्त्र को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं या लिंग्विस्टिक, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या आपको पता है फिलॉलजी किस शास्त्र का है? फिलॉलजी, तो ये भी भाषा से संबंधित शास्त्र ही है, लेकिन यह यूरोप में इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाने वाला शब्द है फिलॉलजी। लिंग्विस्टिक जो है यह फ्रांस से संबंधित शब्द है। फिर यही क्यों फेमस हुआ? इसीलिए कि भाषा संबंधी बहुत सारे अध्ययन शोध फ्रांस में ही होने के कारण यह शब्द अधिक फेमस हुआ है। ये एक कारण है और कई कारण हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये हुई बात, फिलॉलजी भी भाषा शास्त्र से संबंधित है। अच्छा, उत्पत्ति, भाषा के संदर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यह जानना भी आवश्यक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आपके लिए शॉर्ट से बताया जा रहा है। इसमें कुछ शब्दों को देखकर आप हंसेंगे भी। तो भाषा के संदर्भ में पहला जो है वह है ईश्वर स्तुति। यह शब्द नहीं, आगे आएंगे हंसने वाले अंश। ईश्वर स्तुति, ईश्वर स्तुति करने के लिए जो भाषा की उत्पत्ति हुई है इंद्र ने दिए हैं। इस तरह से हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। ऐसी अवधारणा को मानने वाले भी अधिक हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। यानी अर्थात दार्शनिक तौर पर भाषा की उत्पत्ति ऐसे मानते हैं। और दूसरा जो है 14 माहेश्वर सूत्र। इसका मतलब संस्कृत के जो भी परीक्षार्थी हैं उनके पास इसका उत्तर व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से मिलेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे शिव हैं, शिव जी नाट्य करते समय ढमरू को 14 बार हिलाते हैं या बजाते हैं, तो तब कुछ ध्वनियाँ निकलते हैं। 14 बार हिलाने से कुछ ध्वनियाँ निकलते हैं। उन ध्वनियाँ ही अच, हल। अच का मतलब होता है स्वर, हल का मतलब होता है व्यंजन। कहने का मतलब है भाषा क्या है, स्वर व्यंजनों से ही ना हो संपन्न होगी। तो भाषा का उद्भव शिव जी के द्वारा हुआ है। यह 14 बार कौन से अक्षर आए हैं, कौन से स्वर आए हैं, कौन से व्यंजन आए हैं, किस क्रम में आए हैं, आपको यहाँ पर एक अभी दिखाई दे रहा होगा एक चित्र। इस चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो जान सकते हैं। इस चित्र के अंतर्गत प्रथम में आ जो होगा इस तरह राउंड ऑफ होगा पहले वाले में, फिर चौथे वाले में अंतिम में चा होगा, फिर 5वें में हा होगा पहला अक्षर, इस तरह राउंड ऑफ किए होंगे। और अंतिम 14 में लास्ट में ला होगा। तो इस तरह यानी स्वर की जो है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक स्वर
उत्पन्न हुए हैं 4 बार हिलाने से। 5वें से लेकर 14 तक हल यानी व्यंजन उत्पन्न हुए हैं। इस तरह की जानकारी होगी, थोड़ी बहुत बेसिक है। और तीसरा जो है, संकेतों के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसी को प्रतीक कहते हैं। प्रतीकात्मकता विशेषताओं के अंतर्गत भी जान चुके हैं। और अनुकरण, इसी को यहाँ पर बोऊ बोऊ थियरी कहते हैं। बोऊ बोऊ थियरी कहते हैं। तो ये हुई बात। इस बोऊ बोऊ थियरी के समर्थक थे मैक्स मूलर। यानी क्या कहता है यह वाद, बोऊ बोऊ कुत्ते की जो आवाज़ है ना, यहाँ पर केवल कुत्ता ही नहीं, पशु पक्षियों की आवाज़ों को देखकर बाद में भाषा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की एक थियरी है बोऊ बोऊ थियरी। अगला जो है पूह पूह थियरी। तो इसका मतलब है भाव। हमारे जो भाव होते हैं, आह, आहा, आहो, इस प्रकार के जो फेस फीलिंग्स के समय कुछ शब्द आते हैं ना, ध्वनियाँ आते हैं ना, उससे भाषा की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार कुछ लोग मानते हैं। और डिंग डांगवाद, छठा डिंग डांगवाद, इसके समर्थक प्लेटो थे। सीखने की जरूरत नहीं, केवल बता रहा हूँ। डिंग डांगवाद यह कहता है हर वस्तु के लिए एक निश्चित ध्वनि रहती है। किसके लिए? वस्तु के लिए। हर वस्तु की एक निश्चित ध्वनि होती है। अगर मान लीजिए यह शीशा है तो नीचे गिराने पर एक प्रकार का आवाज़, अपना आवाज़ आएगा। अगर चम्मच को गिराने पर एक प्रकार का आवाज़ आएगा। यानी ध्वनि जो है हर वस्तु के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। उन ध्वनियों को देखकर भाषा की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से भी कुछ लोग मानते हैं। तो ये हुई बात सभी के बारे में। लेकिन भाषा वैज्ञानिक इन सभी में से, और कई सारे हैं, मैं केवल कुछ ही बता दिया यहाँ पे, कम से कम 12 या 13 हैं अंशों में। केवल 3 बिंदुओं पर ही जोर दिया गया है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आप ही बता दीजिए, विशेषताओं को कंपेयर करते हुए इन तीनों में कौन से आ गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता आ चुका है, तो यहाँ पर भी संकेत को मान्यता दिए हैं, इसी को प्रतीकात्मकता कहते हैं। और अनुकरणात्मक भी कहा गया है ना, तो इस पर भी जोर दिया गया है। और बाद में भावाभिव्यंजना, तो इस पर जोर दिया गया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में इन तीनों के साथ साथ और एक यह ईश्वर स्तुति या डिंगडांगवाद इस प्रकार दिया गया है, तो बेहतरीन ये तीनों को चयन करना होगा। और बाकी के गलत तो नहीं हैं, लेकिन कम महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उसको छोड़ देनी चाहिए। अधिक लोग दार्शनिक सोच रखने के कारण हम ऊपर के 2 बिंदु हैं उन पर ही जोर देते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप इन तीनों पर जोर देना जरूरी हो जाता है। हो चुका है हमारा टॉपिक, लेकिन 3 मिनट में सभी अंश रिकॉल कर दिए जाएंगे आपके लिए एडिशनल रूप से, जो स्मरण रखने के लिए। जो भी आप पढ़ चुके हैं, आपका ज्ञान कहाँ तक हासिल हुआ है, तो आप ही स्वयं चेक कर लीजिए। भाषा किस धातु से उत्पन्न हुआ है, उस धातु का अर्थ क्या है, वह धातु किस भाषा का है, भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं, अस्थायी या क्षणिक होती नहीं है, वह रूप कौन सा है, शाश्वत रूप कौन सा है, शाश्वत रूप कौन सा है,
सबसे सरल रूप, सबसे कठिन रूप। शिक्षित लोगों के लिए सरल, अशिक्षित लोगों के लिए कठिन रूप कौन सा है? बाल्यकाल में सीखी जाने वाली भाषा, सरकारी काम काज की भाषा और संवैधानिक वर्णित भाषा। किसी देश के 60% से अधिक जनता बोली जाने वाली भाषा। हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? सुधरी भाषा किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोली और भाषा में अंतर किसका है? इसका उत्तर मैं ही बता रहा हूं, क्षेत्र का। न्यायालयी भाषा और उसके शब्द, भाषा के शब्द और उसके अर्थ में क्या होती है निश्चितता? भाषा की प्रकृति कैसे होती है? कठिन से सरल, सरल से कठिन। हाँ, सरल से कठिन नहीं, कठिन से सरल। ये याद रख लीजिए। बोली या भाषा मानक होने पर, यानी मानक भाषा होने पर सरल हो जाती है, तो ये भी याद रख लीजिए। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? पूछा गया है यूपीपीएससी में सोस्योर। तो एडिशनल जानकारी के रूप में बता दूं, अगर परीक्षा में पूछने की संभावना है। जो सोस्योर हैं, इन्होंने संस्कृत भाषा के संबंध कारक के बारे में पीएचडी किए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यान में रखिएगा। सोस्योर, फर्दिनांद सोस्योर कहते हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप। व्याकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्न आ जाएंगे भाषा से संबंधित, केवल 4 या 5 प्रश्न ध्यान में रखिए, पूछने की संभावना अधिक होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, क्योंकि वर्ण को उससे छोटा नहीं किया जा सकता, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा भाषा की सबसे सार्थक लघु इकाई यानी छोटी इकाई, तो शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सार्थक आया है और दिया जाएगा। पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे स्वतंत्र सार्थक इकाई वाक्य कहलाएगा। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई विकल्प में वर्ण नहीं है तो ध्वनि होगा। ओके, ध्यान में रखने की बात है। अगर वर्ण ना दिया गया हो तो ध्वनि को चयन करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के मन में आया होगा कि वर्ण ध्वनि दोनों हैं तो किसे वोट देनी चाहिए, किसे प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसके संदर्भ में वर्ण को ही दिया जाना चाहिए, दी जानी चाहिए, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत वर्ण और ध्वनि दोनों विकल्प आपके सामने हैं, तो वर्ण को आप चुनना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण में जो विचार हैं वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, कहीं पर भी ध्वनि विचार नहीं है। इसलिए आपको वर्ण को ही चुनना पड़ेगा अगर वर्ण और ध्वनि दोनों आ जाएंगे तो। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं तो वहां पर इस तरह का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यह देखकर आप उस ओर ही मुड़ोगे। प्रश्न यह नहीं
प्रश्न यह है, इस रूप को कौन सा रूप कहते हैं, मौखिक या लिखित या सांकेतिक? तो यहाँ पर लिखा ही दिख रहा है ना, उसकी लिखावट जो दिख रही है, इसलिए लिखित समझेंगे। नहीं भाई, ये तो सांकेतिक है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, व्याकरणिक भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि जब तक शब्द और उसके अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई ना दें तो वह लिखित भाषा नहीं कहलाएगी। तो आपके लिए वर्ण होना जरूरी है, शब्द होना जरूरी है, उसका अर्थ भी होना जरूरी है, ये तो सांकेतिक होगा। मान लीजिए दूसरी मर्तबा भी आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दिया, हॉर्न, तो वह भाषा का कौन सा रूप हो सकता है आपके ख्याल से? तो मौखिक समझेंगे? नहीं, यह भी सांकेतिक ही है, क्योंकि जिस प्रकार लिखित भाषा के लिए परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार मौखिक के लिए भी दी गई है एक परिभाषा। वह परिभाषा यह है, जब तक उच्चरित ध्वनियों का अर्थ नहीं होता तब तक वह मौखिक भाषा नहीं कहलाएगी। यह तो हॉर्न है, केवल एक ध्वनि है, ध्वनि के लिए अर्थ नहीं होंगे, इसीलिए यह मौखिक ना रहकर सांकेतिक ही होगा। तो यह हुई सारी क्लास। शायद आपको पसंद आए ना आए मेरा तरीका, तो मेरी लिखावट की ओर मत जाइए, क्योंकि मेरी बुरी लिखावट है, इसमें दो राय नहीं है। तो जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है इसी तरह पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।